नमस्कार। आज हम एक बड़ी भर्ती पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पदों पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए दो मेन सोर्सेज हैं। जी एक तो सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट हम्म और दूसरा है बीएसएफ का अपना ऑफिशियल भर्ती विज्ञापन पीडीएफ वाला। जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हमारा इरादा है कि इस भर्ती से जुड़ी जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें। हाँ कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है और ये मौका क्यों खास है। बिल्कुल। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। हाँ, और ये उन युवाओं के लिए बहुत अहम मौका है जो जैसे 12th पास है साइंस से या जिनके पास आईटीआई की डिग्री है अच्छा, और डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये भर्ती क्यों खास है और क्या ध्यान रखना है। सही कहा। तो सबसे पहले ये पद कौन से हैं? हेड कांस्टेबल तो ठीक है, पर इसमें भी कुछ प्रकार हैं। जी हाँ, ये बीएसएफ में हेड कांस्टेबल एचसी के 2 टेक्निकल पद हैं। टेक्निकल? ओके। हाँ, एक है रेडियो ऑपरेटर यानी आरओ। और दूसरा है रेडियो मैकेनिक यानी आरएम। आरओ और आरएम, ठीक है। ये ग्रुप सी के पद है और नोटिफिकेशन में लिखा है कि शुरू में ये अस्थायी यानी टेम्पररी है पर बाद में स्थायी होने की संभावना है। अच्छा, मतलब परमानेंट हो सकते हैं बाद में। जी बिल्कुल। और पद कितने हैं कुल? मैंने सुना था काफी संख्या है। हाँ, संख्या अच्छी है। कुल मिलाकर 1121 वैकेंसीज हैं। 1121? जी, इसमें से ज्यादातर करीब 910 पद एचसीआरओ के लिए है और बाकी 211 पद एचसीआरएम के लिए। टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से ये काफी अच्छी संख्या है। सही बात है। और इन वैकेंसीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अच्छा, और इसमें डायरेक्ट भर्ती भी है और जो पहले से बीएसएफ में है उनके लिए भी कोटा है। विभागीय उम्मीदवारों के लिए भी? जी हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि महिलाओं को भी अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये बढ़िया है। तो 1121 टेक्निकल पद, महिलाओं के लिए भी मौके। ये तो वाकई 12वीं साइंस और आईटीआई वालों के लिए एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। आवेदन की तारीखें क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, कहीं निकल ना जाए। हाँ, तारीखों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अगस्त 2025 रात 11 बजे से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए? जी, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 23 सितंबर 2025 रात 11:59 तक। यानी लगभग 1 महीना है। हाँ, करीब 1 महीना, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। सही बात है। परीक्षा की तारीख? परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड कब आएंगे ये बीएसएफ बाद में बताएगी। वेबसाइट चेक करते रहना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन विंडो खुली है, 23 सितंबर लास्ट डेट है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि आरओ और आरएम दोनों के लिए योग्यता थोड़ी सी अलग है। अच्छा। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर यानी एचसीआरओ के लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम के साथ, और एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% पीसीएम में? ओके। या फिर अगर 12वीं पीसीएम से नहीं है तो 10वीं पास हो और साथ में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट हो। आईटीआई किस ट्रेड में? हाँ, आईटीआई कुछ खास ट्रेड्स में जैसे रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह के ट्रेड्स में। पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में है। ठीक है। और रेडियो मैकेनिक आरएम के लिए? एचसीआरएम के लिए भी पहले शर्त वही है, 12वीं पीसीएम में 60% मार्क्स। ओके। या फिर 10वीं पास के साथ 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ ट्रेड्स की लिस्ट थोड़ी और बड़ी है। अच्छा। इसमें रेडियो, टीवी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आईटी, नेटवर्क टेक्नीशियन जैसे कई ट्रेड शामिल हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कुछ मैकेनिकल ट्रेड्स भी, समझ गया। तो मतलब 12वीं पीसीएम वाले या फिर 10वीं के बाद आईटीआई वाले, दोनों के लिए रास्ते हैं बशर्ते परसेंटेज और ट्रेड सही हो। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो अच्छा है। उम्र सीमा क्या है? उम्र की गिनती होगी लास्ट डेट से, यानी 23 सितंबर 2025 से। ठीक है। इस तारीख को कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 18 से 25? जी, लेकिन इसमें छूट भी है। अच्छा, रिलैक्सेशन है। हाँ, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल है। 5 साल की छूट? जी, और ओबीसी के लिए 28 साल है, मतलब 3 साल की छूट। ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए भी नियमों के हिसाब से छूट है। और एक खास बात, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी तौर पर अलग रह रही महिलाएं
जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की के लिए भी उम्र में काफी छूट दी गई है। कितनी छूट है उनके लिए? जनरल ओबीसी वर्ग की ऐसी महिलाओं के लिए 35 इयर्स तक और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 40 साल तक की उम्र सीमा है। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। काफी लोगों को इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल। आवेदन के लिए कोई फीस भी देनी होगी? हाँ, फीस है, पर सबके लिए नहीं। जो जनरल ओबीसी और EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, उन्हें 100 रुपए की फीस देनी है। सिर्फ 100 रुपए? ठीक है जी। हाँ, लेकिन SC/ST सभी महिला उम्मीदवार, BSF के कर्मचारी और एक्स सर्विसमैन, इन सब को फीस से छूट है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। अच्छा, महिलाओं के लिए फ्री है, ये बढ़िया है। हाँ, पर एक छोटा सा सर्विस चार्ज लग सकता है। वो क्या है? अगर कॉमन सर्विस सेंटर CSC के जरिए अप्लाई करते हैं तो शायद 59 रुपीस का सर्विस चार्ज देना पड़े। ये फीस के अलावा है। ओके। फीस का पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, नेट बैंकिंग, कार्ड वगैरह से, और ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेंगी। ठीक है, समझ गया। और राष्ट्रीयता तो भर्ती ही होगी? जी हाँ, सिर्फ भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। स्पष्ट है। तो ये तो हो गई पात्रता। अब मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो जाता है तो उसे मिलेगा क्या? सैलरी, सुविधाएं, ये भी तो जानना चाहेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, ये मोटिवेशन का काम करता है। सिलेक्ट होने पर लेवल 4 का पे स्केल मिलेगा। लेवल 4? जी, ये कितना होता है लगभग? 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ये 25,500 रुपए से 81,100 रुपए का बेसिक पे बैंड है। अच्छा, बेसिक पे। जी, इसके ऊपर कई सारे भत्ते जोड़ते हैं। महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपकी पोस्टिंग कहाँ है उस पे निर्भर करता है। शहर के हिसाब से? हाँ, इसके अलावा मुफ्त वर्दी मिलती है, रहने के लिए सरकारी क्वार्टर या उसके बदले HRA, राशन मनी, मेडिकल सुविधाएं फ्री होती हैं कैंडिडेट और उनके परिवार के लिए। ये तो काफी फायदे हैं। जी, और रिटायरमेंट के बाद नई पेंशन स्कीम NPS के तहत पेंशन भी है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही स्थिर और सम्मानित करियर है। सैलरी और फायदे तो वाकई अच्छे हैं, जी, लेकिन इन्हें पाने के लिए कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसा आपने शुरू में कहा था। जी हाँ। तो ये चयन प्रक्रिया है क्या? कितने स्टेज हैं इसमें? हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और इसमें कई चरण हैं। सबको पास करना जरूरी है। पहला चरण है फिजिकल टेस्ट का। फिजिकल, ओके। इसमें 2 चीजें हैं, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PST में क्या होता है? PST में आपकी हाइट, वेट और पुरुषों के लिए चेस्ट की माप ली जाती है। अच्छा, नापतोल। हाँ, सबके लिए न्यूनतम मानक तय हैं। जैसे पुरुषों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, पर इसमें छूट भी है कुछ कैटेगरीज के लिए। जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए? जी बिल्कुल, और वजन हाइट के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। और PET? PET में आपकी फिटनेस देखी जाती है। इसमें दौड़ होती है। कितनी दौड़? पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। ओके। और इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होती हैं। दोनों के लिए अलग अलग मानक है और 3-3 चांस मिलते हैं। अच्छा, 3 मौके। जी, एक्स सर्विसमैन को PET नहीं देना होता, सिर्फ PST पास करना होता है। तो पहला स्टेज पूरा फिजिकल, इसके बाद? दूसरा चरण है लिखित परीक्षा का। ये कंप्यूटर पर होगी, CBT मोड में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? जी, और अच्छी बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। ये बढ़िया है। तो भाषा की दिक्कत नहीं होगी? नहीं। तीसरा चरण। हाँ, तीसरा चरण। इसमें कई चीजें हैं। पहले तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, फिर सिर्फ RO वालों के लिए, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए, एक डिक्टेशन टेस्ट होगा। डिक्टेशन मतलब सुनकर लिखना? जी, इंग्लिश में सुनकर लिखना होगा, और एक पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा RO वालों के लिए ही। अच्छा, और फिर? और आखिर में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME, यानी पूरी मेडिकल जांच। मेडिकल? ये डिक्टेशन और रीडिंग टेस्ट क्या है RO वालों के लिए? डिक्टेशन टेस्ट में लगभग 150 शब्दों का एक इंग्लिश पैराग्राफ बोला जाएगा, उसे लिखना होगा। ये 50 नंबर का है और इसमें पास होना जरूरी है। पासिंग मार्क्स हैं इसमें? जी हाँ, कैटेगरी के हिसाब से 38% या 33%, गलतियों पर नंबर कटते हैं। अच्छा, और रीडिंग टेस्ट? पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बस ये देखा जाएगा कि आप इंग्लिश पैराग्राफ ठीक से जोर से पढ़ पाते हैं या नहीं। समझ गया। तो RO वालों के लिए एक एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट है ये? बिल्कुल। प्रक्रिया तो वाकई काफी डिटेल्ड है। फिजिकल, रिटेन, स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल।
मेडिकल के मानक बहुत सख्त होते होंगे। हाँ, डिफेंस फोर्सेस में मेडिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं। कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना चाहिए, SHAP-1 कैटेगरी में। शेप 1। जी, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ। आंखों की रोशनी का खास ध्यान रखा जाता है। बिना चश्मे और चश्मे के साथ दोनों के लिए मानक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब रंगों में भेद कर पाना जरूरी है। खासकर ROM के लिए तो ये जरूरी होगा। जी हाँ, सुनने की क्षमता ठीक हो, दांत सही हो, कोई पुरानी या गंभीर बीमारी ना हो जैसे TB, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह। और जैसे फ्लैट फुट या नौकनी। हाँ, फ्लैट फुट, नॉकनी, वेरिकोज वेन्स, भेंगापन, हकलाना, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन सकते हैं। टैटू का क्या नियम है? आजकल बहुत कॉमन है। टैटू के लिए नियम है, अगर कोई धार्मिक चिन्ह या नाम है और वो ट्रेडिशनल जगह पर है जैसे बाह के अंदरूनी हिस्से पर, और साइज छोटा है तो शायद चल जाए, लेकिन बड़े या आपत्तिजनक टैटू अलाउड नहीं है। अच्छा, और महिला उम्मीदवारों के लिए? उनके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। मेडिकल के वक्त प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल पर बहुत ध्यान देना होगा। अब वापस आते हैं रिटन टेस्ट पर, CBT पर। पैटर्न क्या है इसका? कितने सवाल, कितने नंबर? CBT ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी MCQ। ऑब्जेक्टिव टाइप? हाँ जी, कुल 100 सवाल होंगे। 100 सवाल? और हर सवाल 2 नंबर का, तो कुल 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। 100 सवाल, 120 मिनट। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? ये बहुत जरूरी है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। कितनी है? हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। 0.25 मार्क्स? मतलब 2 नंबर के सवाल पर आधा नंबर कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। सही बात है। पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जनरल, OBC, EWS के लिए 38%। 38%। और SC/ST के लिए 33%। इतने नंबर लाना जरूरी है अगले स्टेज में जाने के लिए। ठीक है, पैटर्न क्लियर है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा? सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? यहाँ पर वो ब्लॉग पोस्ट और PDF वाली बात आती है। हाँ, यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन था सोर्सेज में, लेकिन जैसा हमने कहा, ऑफिशियल PDF ही फाइनल है। तो PDF के हिसाब से क्या सब्जेक्ट्स हैं? PDF के अनुसार 4 भाग होंगे। 4 भाग? हाँ, भाग 1 होगा फिजिक्स का, 40 सवाल, 80 नंबर। फिजिक्स 80 नंबर, सबसे ज्यादा वेटेज। जी। भाग 2 है मैथ्स, 20 सवाल, 40 नंबर। मैथ्स 40। भाग 3 है केमिस्ट्री, 20 सवाल, 40 नंबर। केमिस्ट्री भी 40। और भाग 4 में इंग्लिश और जनरल नॉलेज GK मिलाकर 20 सवाल होंगे, 40 नंबर के। अच्छा, इंग्लिश और GK मिलाकर 40। तो ये है फाइनल पैटर्न। हाँ। फिजिक्स 80, मैथ्स 40, केमिस्ट्री 40, इंग्लिश प्लस GK 40, कुल 200 नंबर। जी हाँ, बिल्कुल यही। ये क्लैरिटी जरूरी थी। अब इन विषयों का सिलेबस क्या होगा? किस लेवल का? सिलेबस 10+2 लेवल का होगा, इंटरमीडिएट का। मतलब 11वीं 12वीं वाला? हाँ। जैसे फिजिक्स में वही मैकेनिक्स, हीट, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बेसिक कैलकुलस। ठीक है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, एसिड बेस, पीरियोडिक टेबल, बेसिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और इंग्लिश और GK? इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन। और GK में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस। मतलब पूरा 11वीं 12वीं का साइंस। हाँ। और साथ में इंग्लिश और GK की अच्छी तैयारी चाहिए। जी बिल्कुल। अब कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे करें? क्या प्रोसेस है? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। BSF की रिक्रूटमेंट वेबसाइट है rect.bsf.gov.in, उसी पर जाके करना होगा। rect.bsf.gov.in। हाँ। कोई ऑफलाइन फॉर्म वगैरह नहीं है? प्रोसेस सीधा है। क्या करना होगा वेबसाइट पर? सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होता है। अगर पहले कभी BSF का फॉर्म भरा है तो शायद अकाउंट बना हो, वरना नया बनाना पड़ेगा। OTR। हाँ। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब डालना होगा। ध्यान से भरना होगा। जी हाँ, बहुत ध्यान से। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। स्कैन करके? हाँ, स्कैन करके। उनका साइज और फॉर्मेट वेबसाइट पर बताया होता है, उसी हिसाब से अपलोड करना है। ठीक है।
फिर अगर फीस लागू होती है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट करना है। और फिर सबमिट। हाँ, सब कुछ चेक करके फाइनल सबमिट कर दें और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या पीडीएफ सेव करके जरूर रख लें। ये बहुत जरूरी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बिल्कुल। और आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें। सही कहा। अब थोड़ी बात करते हैं काम की। अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है आरओ या आरएम के तौर पर, तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, जिम्मेदारियां? हाँ, जैसा नाम है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, ये टेक्निकल रोल्स हैं। इनका मेन काम बीएसएफ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको संभालना है। कम्युनिकेशन। जी, रेडियो सेट्स ऑपरेट करना, मैसेज भेजना, रिसीव करना, इक्विपमेंट की देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना। अच्छा, मेंटेनेंस भी। हाँ, आरएम का काम मुख्य रूप से मेंटेनेंस और रिपेयर का है और आरओ का ऑपरेशन का। फील्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योर कम्युनिकेशन बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। काफी जिम्मेदारी वाला काम है। जी हाँ, इसमें टेक्निकल नॉलेज, डिसिप्लिन और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता चाहिए। वो ब्लॉग पोस्ट में बीएसएफ ज्वाइन करने के कुछ कारण भी लिखे थे। क्या वाकई ये सिर्फ नौकरी नहीं है? हाँ, उसमें यही कहा गया था कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश सेवा का मौका है। बीएसएफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉर्डर पर। तो ये एक गर्व की बात है। साथ ही सरकारी नौकरी है तो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, सैलरी अच्छी है, भत्ते हैं, मेडिकल है, पेंशन है। यानी करियर और देश सेवा। जी बिल्कुल। उन लोगों के लिए जो स्टेबल करियर के साथ साथ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ये बात तो है। अब बिल्कुल आखिर में आते हैं, फाइनल सिलेक्शन। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और अगर नंबर बराबर आ जाएं तो क्या होगा? फाइनल मेरिट लिस्ट आरओ और आरएम के लिए अलग अलग बनेगी। अलग अलग? ठीक है। एचसीआरओ के लिए जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी के 200 नंबर और डिक्टेशन टेस्ट के 50 नंबर, यानी कुल 250 नंबरों में से मिले मार्क्स के आधार पर बनेगी। अच्छा, आरओ में डिक्टेशन के नंबर जुड़ेंगे? जी हाँ, वो रीडिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। और आरएम के लिए? एचसीआरएम के लिए मेरिट लिस्ट सिर्फ सीबीटी में मिले 200 नंबरों के आधार पर बनेगी, क्योंकि उनके लिए कोई डिक्टेशन टेस्ट नहीं है। ओके, ये क्लियर है। अब अगर टाई हो जाए तो दो लोगों के बराबर नंबर आ गए। हाँ, टाई ब्रेकिंग के रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले देखा जाता है कि कुल नंबर किसके ज्यादा हैं, सीबीटी प्लस डिक्टेशन आरओ के केस में। अगर वो बराबर है तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे ऊपर रखा जाएगा। एज फैक्टर। जी, अगर उम्र भी बराबर है तो फिर नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रैंक तय होती है, ए वाले को बी वाले से पहले। अच्छा, नाम के अक्षर से। हाँ, और नहीं कुछ नियम हो सकते हैं, जैसे पीसीएम या आईटीआई के नंबर देखना, वो नोटिफिकेशन में दिए होंगे। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया समझ आ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम भर्ती 2025 ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले युवाओं के लिए डिफेंस में जाने का एक शानदार मौका है। 1100 से ज्यादा पद हैं, सैलरी अच्छी है, सुविधाएं हैं और देश सेवा का मौका भी। बिल्कुल सही कहा। ये सब मिलकर इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि रास्ता आसान नहीं है। हाँ, वो तो है। चयन प्रक्रिया काफी लंबी और मुश्किल है। फिजिकल फिटनेस चाहिए, रिटन एग्जाम क्लियर करना है, आरओ के लिए स्किल टेस्ट है और फिर सख्त मेडिकल टेस्ट। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी इच्छुक हैं वो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द पढ़ें। बहुत ध्यान से। हाँ, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और टाइम से, सावधानी से ऑनलाइन अप्लाई करें और हर स्टेज की तैयारी अभी से शुरू कर दें। बिल्कुल सही, तैयारी ही कुंजी है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जैसे जैसे हमारी सीमाओं पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं, सेंसर्स लग रहे हैं, आपको क्या लगता है भविष्य में ये जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भूमिका है, ये कैसे बदलेगी? क्या यह सिर्फ रेडियो चलाने और ठीक करने तक ही रहेगी या इसमें कुछ और भी जुड़ेगा, जैसे साइबर सिक्योरिटी या डेटा को समझना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत प्रासंगिक भी। मेरा मानना है कि ये भूमिकाएं स्थिर नहीं रहेंगी। अच्छा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, इन भूमिकाओं में भी बदलाव आएगा। सिर्फ इक्विपमेंट ऑपरेट करना या रिपेयर करना काफी नहीं होगा। शायद उन्हें नई तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंक्रिप्शन, यहाँ तक कि बेसिक साइबर थ्रेट्स को समझने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हो सकता है। तो स्किल अपग्रेडेशन लगातार जरूरी होगा। ये भूमिकाएं और ज्यादा टेक्निकल और शायद और ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो सकती हैं भविष्य में। सोचने के लिए वाकई एक अच्छा पॉइंट है।